नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के अंदर यानी राजस्थान की अपवा प्रणाली अर्थात राजस्थान की नदियां। तो राजस्थान की नदियों के अंदर देखें तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में का जो भौतिक प्रदेश है अरावली भौतिक प्रदेश। तो अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर यदि पूर्व में देखें तो वो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का निर्माण करती है और अरावली के पश्चिम की कुछ नदियां अरब सागरीय अपवा तंत्र का निर्माण करती है और उसमें से कुछ ऐसी नदियां भी है जो आंतरिक अपवा प्रणाली का निर्माण करती है। तो राजस्थान में देखें तीन प्रकार की नदियां पाई जाती है। एक तो अंतः प्रवाही नदियां या जिसको आंतरिक अपवा प्रणाली के नदियां कहते हैं, जो राजस्थान के 60.2% भाग पर पाई जाती है, जिसके अंदर देखें कांकली, घग्गर, साबी, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये जो नदियां हैं आंतरिक अपवा प्रणाली की है। दूसरा देखें अरब सागरीय अपवा प्रणाली के अंदर तो 4 नदी तंत्र आ जाते हैं, जिसमें आपकी लूणी नदी, पश्चिम बनास, साबरमती और आपकी माही नदियां आ जाती है। वहीं तीसरा देखें तो आपकी बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र आ जाता है, जिसके अंदर देखें तो राजस्थान का 22.7% आ जाता है, जिसमें चंबल, बनास और ये जो बाणी गंगा नदियां हैं वो प्रमुख रूप से आ जाती है। तो आज हम मित्रों राजस्थान की आंतरिक अपवा प्रणाली वाली जो नदियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आंतरिक अपवा प्रणाली के अंदर 1 नंबर आपकी नदी आ जाती है, कौन सी? कांतली नदी। तो कांतली नदी है जो कटोरे के आकार का जो मुख्य रूप से जिला है सीकर, और सीकर के समीप है आपका कौन सा? झुंझुनू, और झुंझुनू के समीप है आपका चुरू। तो ये जो नदी है ये निकलती है कहां से भाई? सीकर से, और सीकर में कहा? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी कुछ दूरी पर प्रवाहित होती है, और कौन सी? कांतली नदी। तो कांतली नदी देखें तो कांतली नदी के अंदर यानी एक प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता है, वो इसी नदी के तट पर बसी हुई है। इसके बाद ये आगे यह झुंझुनू के मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है और चूरू की सीमा पर ये नदी क्या है यानी समाप्त हो जाती है। पहले यह नदी क्या है यानी चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के रड़वा गांव के अंदर यानी वहां इस क्षेत्र के अंदर जाके विलुप्त होती थी। ये हमें साक्ष्य मिले हैं। चूरू का जो शोध ग्रंथ है वो ये बताता है कि ये नदी किसी समय राजगढ़ तहसील के रड़वा गांव की रोही के अंदर विलुप्त है, वो प्रमुख रूप से हो जाती थी। और कांतली नदी है वो 100 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, और राजस्थान के आंतरिक अपवा प्रणाली के अंदर सबसे लंबी नदी है कौन सी भाई? कांतली नदी। तो इस प्रकार आंतरिक अपवा प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। हालांकि वैसे देखें तो घग्गर है, लेकिन घग्गर का अपवा क्षेत्र 2-3 राज्यों के अंदर मुख्य रूप से क्या है? पाया जाता है। और इसी नदी के जो परवा क्षेत्र है उसको कहते हैं भाई तोरावटी। तोरावटी के नाम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर होगी अपनी कौन सी भाई? कांतली। दूसरी नदी हम बात करते हैं भाई कौन सी? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का उद्गम है वो होता है कहां? कालका। कालका कहां है? शिवालिक पहाड़ियां। और शिवालिक पहाड़ियां कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मंदिर है कालका माता का, काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर के समीप से यह नदी निकलती है। वहां से ये मुख्य रूप से क्या है? प्रवाहित होती हुई अपने हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिले के जो टिब्बी तहसील है, टिब्बी तहसील का एक जगह है तलवाड़ा। तो तलवाड़ा के अंदर ये क्या है?
राजस्थान में प्रवेश करती है और इसी के समीप ही तलवाड़ा झील स्थित है और यह झील राजस्थान की सबसे यानी नीचे मीठे पानी की झील है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इस नदी के किनारे पर भटनेर का किला है। तो इस नदी को प्राचीन काल की क्या है, सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इसको दरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको मर्त नदी भी नाम से भी जाना जाता है और हनुमानगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से भी जाना जाता है। जब थोड़ी वर्षा अधिक हो जाती है तो ये क्या है, आगे सूरतगढ़ तक पहुंच जाती है, फिर अनूपगढ़ तक और अंत में ये क्या है, पाकिस्तान में भावलपुर जिले में आगे फोर्ट अब्बास इसका अंतिम बिंदु है। यानी वो कई सालों में वहां पर पहुंचती है, जहां जिस साल अच्छी वर्षा हो जाती है उसमें। और लेकिन अब तो पिछले क्या है 10 सालों में ये नहीं पहुंची। इसका मुख्य रीजन क्या है कि हरियाणा का एक जिला है सिरसा जिले के अंदर एक बांध बना दिया। इसमें कौन सा भाई, ओट्टू बांध बना दिया। तो ओट्टू बांध बनाने के कारण यानी वहां से फिर 2 नहरें निकाल दी गई और उस नहरों के माध्यम से यानी वर्षा का जल एकत्रित यानी करके सिंचाई के काम में लिया जाता है। तो इस नदी की हम बात करते हैं तो कुल लंबाई है इसकी कितनी भाई, 465 किलोमीटर लंबी है ये। कौन सी, आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी के यानी तट पर एक सभ्यता बसी हुई है कालीबंगा, और कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख एक नगरीय सभ्यता है जो मुख्य रूप से 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व की है ये क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्राचीन काल की सरस्वती नदी का अवशेष है। फोर्ट अब्बास में जाकर ये अंत के अंदर यानी जब वर्षा अधिक होती है तब जाके ये पहुंचती है। तो दूसरी नदी मित्रों हमने देखी घग्गर नदी। इसके बाद तीसरी नदी की हम बात करते हैं तो आती है कौन सी भाई, साबी नदी। तो साबी नदी की बात करते हैं। साबी नदी का जो उद्गम है जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से होता है। सेवर की पहाड़ियों से इस नदी का यानी क्या होता है भाई, उद्गम होता है और वहां से फिर क्या है ये कहां पर निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से जयपुर अलवर से निकलते हुए यानी ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा के अंदर एक रियासत है भाई पटौदी। पटौदी रियासत के अंदर यानी जो रेवाड़ी के पास में स्थित है ये रियासत है। यानी अपने क्रिकेटर हुए हैं नवाब अली पटौदी जिसकी पत्नी है शर्मिला टैगोर फिल्म अभिनेत्री। तो वहां रियासत में जाकर यह नदी क्या है भाई, विलुप्त हो जाती है। कौन सी, साबी नदी। निकलती कहां से है, जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से। और इस नदी के तट पर ही कौन सी, जोधपुरा सभ्यता इस नदी के तट पर बसी हुई है। जोधपुर सभ्यता कहां पर है भाई, जयपुर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। इसके बाद यदि हम देखते हैं चौथी आपकी नदी आ जाती है कौन सी भाई, मैनथा नदी। चौथी आंतरिक अपुआ प्रणाली की कौन सी, मैनथा नदी। तो मैनथा नदी का जो उद्गम है वो होता है भाई जयपुर की मनोर थाना की पहाड़ियों से क्या होता है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, मैनथा नदी का होता है। और मैनथा नदी है यानी आगे जाकर उत्तर दिशा के अंदर जो अपनी बड़ी झील है खारे पानी की झील, कौन सी, सांबर झील। तो सांबर झील में उत्तरी किनारे पर यह जाकर है मैनथा नदी है, किसमें गिर जाती है, आपकी यानी सांबर झील के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस झील के अंदर यानी पिछले साल सितंबर नवंबर के अंदर बाटुला वायरस की वजह से लगभग 30 से 40,000 पक्षी है वो इसके अंदर क्या है भाई, मारे गए थे। और इसी नदी के तट पर यदि हम बात करते हैं एक जैन मंदिर, लोनवा जैन मंदिर भी इसी नदी
के तट के ऊपर प्रमुख रूप से भाई क्या है स्थित है। इसके बाद यदि नेक्स्ट नदी की बात करते हैं तो रूपनगढ़ आ जाती है, रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम है किशनगढ़, अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी है किशन अजमेर से प्रवाहित होते हुए यानी सांबर झील के अंदर दक्षिण दिशा से होकर यानी इस नदी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है सांबर झील में यानी गिर जाती है। इस नदी की बात करते हैं तो निम्बार्क संप्रदाय का सबसे बड़ा यानी तीर्थ स्थल यानी दिगंबर संप्रदाय का सबसे बड़ा सलेमाबाद इसी नदी के तट के ऊपर प्रमुख रूप से क्या है भाई स्थित है। तो इस प्रकार ये मेंथा नदी ये उत्तर दिशा से सांबर में गिरती है, रूपनगढ़ नदी दक्षिण दिशा से क्या है सांबर झील के अंदर गिरती है। कौन सी आपकी रूपनगढ़ नदी। इसके बाद नेक्स्ट नदी आ जाती है आपकी कौन सी भाई कांकणी। कांकणी या इसको कांकने नदी के नाम से जाना जाता है। तो कांकने नदी का उद्गम की यदि हम बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम होता है भाई कहां से कोटरी, कोटरी की पहाड़ियों से होता है। और कोटरी की पहाड़ियां कहां पर है भाई जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर जिले की कोटरी गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। वहां से ये लगभग 17 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यानी यहां एक झील बनाती है कौन सी बुझ झील का निर्माण करती है कौन सी कांकणी या कांकने नदी। और इस नदी को स्थानीय भाषा में मंसूरदी नदी के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। कई बार क्या होता है इसका जल ज्यादा हो जाता है तो आगे बढ़कर ये पाकिस्तान के अंदर मीठा खाड़ी के अंदर जाकर क्या है भाई विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार कांकणे नदी कहां से निकलती है जैसलमेर की कोटरी गांव की पहाड़ियों से और वहां से फिर क्या है 17 किलोमीटर जाने के बाद भुज झील के अंदर प्रमुख रूप से गिर जाती है। कई बार वर्षा का जल ज्यादा होता है तो मीठा खाड़ी के अंदर चली जाती है। स्थानीय भाषा में इसको मंसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह प्रणाली की कौन सी कोटरी गांव की पहाड़ियां। इसके बाद नेक्स्ट नदी आ जाती है आपकी रूपारेल। तो रूपारेल नदी की बात करते हैं तो रूपारेल या इसको ल्यांसी नदी के नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है। इसको वराह नदी के नाम से वराह नदी के नाम से भी इस नदी को क्या है जाना जाता है। और यह जो नदी है वो कहां से उदयनाथ की पहाड़ियां कहां से निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियां। ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है भाई ये है आपके अलवर जिले के अंदर। ये राजस्थान पुलिस के अंदर ये 2015 के अंदर ये पर्सन आ चुका है। और वहां एक थानागाजी तहसील है वहां से इस नदी का क्या होता है भाई उद्गम होता है। वहां से यह नदी कहां पर जाके गिरती है वहां प्रमुख रूप से ये नदी गिरती है भरतपुर जिले में चली जाती है। और भरतपुर में 2 शाखाओं के अंदर यह नदी है वो प्रमुख रूप से बट जाती है। इस नदी के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर एक झील है कौन सी मोती झील। मोती झील इसी नदी के किनारे पर स्थित है और वहां से प्रमुख रूप से क्या है यह यानी जल है वो प्रमुख रूप से लेती है। और इसके बाद यदि हम देखें तो इसके अंदर एक बांध भी बनाती है ये सीकरी बांध। सीकरी बांध भी कहा यानी
आपकी रूपारेल नदी के ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है राजस्थान की आंतरिक अपवा प्रणाली की नदियों का देखा। तो इसी के साथ मित्रों आज हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।